आप सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास हमारी पाषाण काल पर थी और उसको हमने ठीक ठाक तरीके से समझने का कार्य किया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या चीज़ होती है, इतिहास किसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल क्या चीज़ होती है, एवं ईसा पूर्व और ईसवी या बीसी या बीसीई, एसी, एडी, ये जितनी भी चीज़ें थी जो इतिहास को पढ़ते समय बार बार इस्तेमाल होती हैं, इनको समझने का काम किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चूंकि उसके बाद का टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत रोचक है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इन फोटोग्राफ्स को देखो। ये जो फोटोग्राफ हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं किस जगह के फोटोग्राफ हैं, कैसे कैसे फोटोग्राफ्स हैं, शहर, आधा खंडर सा। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के वह नगर जो ध्वस्त हो गए थे, जिनको हमारे पुराविदों ने दोबारा से खोदकर हम सब लोगों के सामने रख दिया है। जी हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। हम आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। समझ लेते हैं क्या है। लास्ट वीडियो में मैं भी आपको अवगत करवाया था कि लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन होने के कारण पेड़ पौधे में वृद्धि ज़्यादा हुई, पेड़ पौधों में वृद्धि के कारण उनके ऊपर निर्भर रहने वाले जानवरों में वृद्धि हुई, बहुत सारी कृषि योग्य भूमि उपयोग में आने लगी और जो मानव था वो नव पाषाण काल के बाद में कृषि की तरफ चल बसा। और मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया कि जब वह कृषि करने के लिए एक स्थान पर रुकते थे तो उस समय लगातार 6 महीने या 1 साल के लिए रुक रहे हैं तो एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, एक दूसरे से बातें करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। यही वो आवश्यकताएं थी जिन्होंने एक सभ्यता को जन्म देने का कार्य किया। पूरे विश्व के अंदर कई सारी सभ्यताएं थी, लेकिन चूंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत के इतिहास में जो सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि जब सबसे पहले जो नगर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए सभ्यता का नाम भी हड़प्पा पड़ा। चलिए, क्या थी कहानी? अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए खुदाई कार्य चल रहा था। जब वो खुदाई कार्य अपने जोरों पर था तो तभी एक शहर निकल के, यानी ऐसा शहर एक ईंटों का टीला सा निकलने लगा। जब उसकी लगातार खुदाई की जाने लगी तो एक पूरा का पूरा नगर खुदा। सर जॉन मार्शल, मैं लिख देता हूं, सर जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ। उस कमेटी के अंदर कुछ लोग जैसे कि राखल दास बनर्जी, जैसे कि दयाराम साहनी, ऐसे कुछ लोग थे उसमें। दयाराम साहनी हड़प्पा नामक नगर को जब वो खोद रहे थे तो पूरा नगर निकल के आया। तो इनका जो क्रेडिट दिया जाता है वो दयाराम साहनी को ही दिया जाता है। ये कुछ किताबों में 1920, कुछ में 21 मिलेगा। अब चूंकि ये जो मतलब जैसे स्टार्टिंग ईयर लगा देते हैं कुछ लोग जब पाई तब का ईयर लगा देते हैं। 1920-21 याद रखिएगा, पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि 1920 भी दे दिया और 1921 भी दे दिया। डेट आएंगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ में आएंगी। बाकी जो सवाल पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा नामक नगर जो था उसकी खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की। एक और व्यक्ति थे बाबू राखल लाल बनर्जी। इन्होंने एक और नगर खोज निकाला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। जी हाँ, ये 1922 की बात है। अब दो बड़े बड़े नगर खुद चुके हैं। मोहनजोदड़ो को सुनकर आपको एक फिल्म का नाम याद आ रहा होगा, मोहनजोदारो, जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, जो आज से कुछ वर्ष पहले आई थी। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपके पास में समय हो तो आप उस फिल्म को भी जाकर के देख सकते हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को ठीक ठाक तरीके से समझना चाहते हो तो। ठीक, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने यह तो समझ लिया कि यह ठीक है थी, लेकिन हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही सवाल। तो जो सिंधु नदी है, जो मानसरोवर से निकलती है और अरब सागर में कराची के पास में गिरती है, इस सिंधु नदी की बहुत सारी सिंधु नदी सहायक नदियां हैं। जैसे काबुल है, कुंभा है, ये अफगानिस्तान की तरफ से आई है। भारत की अगर मैं बात करूं तो सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इस सिंधु नदी तंत्र के, मैं नदी तंत्र इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ एक नदी नहीं, उसमें आने वाली सहायक नदियों सबको मिलाकर तंत्र बोलते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र जो है वह उसके किनारे किनारे नदियों के जगह जगह छोटे छोटे बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको हमने सिंधु घाटी, घाटी के मतलब दो होता है, ज्योग्राफी जब आप पढ़ने जाएंगे तो घाटी के मतलब दो होते हैं। एक का मतलब होता है जहां से नदी बहती है उसको घाटी कहते हैं, दूसरा पर्वतों के बीच के हिस्से को भी, हम जो पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं उनके बीच के हिस्से को भी, जहां पर वो नीचे मिल रहे होते हैं, उसको भी घाटी कहते हैं। यहां पर मेरा घाटी का मतलब नदी वाली घाटी से है, पहाड़ों वाली घाटी से नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे नगरों का निर्माण यहाँ पर हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, जो कि पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे पूछा जाता है कि इस सभ्यता का सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा, पश्चिम का बिंदु कौन सा था, या नगर उत्तर का कौन सा था और दक्षिण का कौन सा था, तो सबसे उत्तर में जो इसका नगर था उसका नाम था मांडा, जो कि आज कश्मीर में पड़ता है। सबसे नीचे का जो नगर था उसका नाम था दैमाबाद। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, कुछ किताबों में दायमाबाद लिखा हुआ होगा, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो। अगर हम आगे की बात करें, यानी सबसे पूर्व का नगर कौन सा था, तो उसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो नगर था यह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण की ओर सबसे पश्चिम की बात करूं तो उसका नाम था सुतका-गेंडोर। सुतका-गेंडोर जो नगर था ये आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक, अभी हमने ये समझ लिया सबसे ऊपर का नगर, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम। ये सवाल पेपर में पूछे गए हैं। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं कि इसका जी क्षेत्रफल कितना था, तो इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर इसके बात करें कि इसका साइज कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर था। ट्रायंगुलर का मतलब लगभग शेप जो बनता था वो ऐसे बनता था, लगभग ऐसे, इस तरीके से। तो हम इसको बोल देते हैं कि इसका आकार देखें तो ये त्रिभुजाकार था। मैंने 3-4 फैक्ट्स आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया, त्रिभुजाकार इसकी आकृति, और इसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में पड़ने वाले नगर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम थोड़ी चर्चा इस चीज की कर लेते हैं। देखिए, इतिहास को जब आप पढ़ना चाहो तो ऐसे मत पढ़िएगा कभी कि कौन राजा था, उसकी क्या 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 कहानियां थी और आप पढ़ करके आगे चल दो। नहीं, ये तरीका नहीं होता पढ़ने का। सही तरीका क्या है पढ़ने का, कि जब आप इतिहास को उठाते हो तो हर जो सेक्शन उठा रहे हो उसके 4 खंड होते हैं, यानी सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। आप अगर किसी राजा को पढ़ते हो तो सिर्फ एक राजनीतिक चीज का अध्ययन कर रहे हो, जबकि और भी चीजें हैं जहां से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, चारों क्षेत्रों को डिटेल से देखने का कार्य करते हैं, और कुछ जो फैक्ट्स हैं मैं आपको उनको बता दूंगा।
आप उनको समय समय पर रिवीजन करके याद करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजनीतिक जीवन से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो इसका राजनीतिक क्या है, व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था लिख देता हूं मैं, कैसे थी। राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहां इतने सुसज्जित नगर बसे हुए हैं जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो बने कैसे। इसका मतलब कोई ना कोई तो केंद्रीय सत्ता रही होगी जो इन सारी चीज़ों को ख्याल रख रही होगी कि भैया जो नगर हैं वो 90 डिग्री के कोण पर कटने चाहिए, किसी भी घर का छज्जा नहीं निकला हुआ है, 2 मंजिल हैं, नालियां बनी हैं, व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को बनाने वाली कोई तो ताकत रही होगी। तो हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के राजा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि यहाँ पर कोई राजा था। हाँ, हमें यहाँ पर यह इतिहासकारों ने हमें यह जरूर बताया है कि यहाँ पर इस चीज की पूरी पूरी संभावना है कि एक पूरा कोई ना कोई दल रहा होगा जो इस व्यवस्था की देखरेख करता होगा, और उनका एक मुखिया जरूर रहा होगा कि इस व्यवस्था कैसे काम करेगी। जैसे आज आपने देखा होगा गांव गांव में बड़े बड़े मंदिर, धर्मशाला, विहार होते हैं, उनकी व्यवस्था कौन देखता है, तो कोई ना कोई छोटी सी समिति देखती है जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे लोग होते हैं। तो उसी प्रकार की एक मजबूत बड़ी संस्था जरूर रही होगी जो इस मैनेजमेंट को देखने का कार्य कर रही होगी। बाकी राजा होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये राजनीतिक जो व्यवस्था थी बस इतनी सी थी। इसके अलावा हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी यहां, देखिए समाज को हम कई अंगों से देखते हैं, कई नजरियों से देखते हैं। अगर मैं बात करूं लिंग आधारित, तो लिंग मतलब पुरुष और महिला। इतिहासकारों का यह मानना है कि संभवतः ये जो सभ्यता है ये महिला प्रधान थी, पुरुष प्रधान नहीं थी। आज का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्किक सोसाइटी नजर आती है, लेकिन यह जो सभ्यता थी वो महिला प्रधान नजर आती है। उसके पीछे कारण ये बताई जाती है कि कई जगह हमें जो मूर्तियां मिली हैं वो यह रिप्रेजेंट करती हैं कि यह जो संस्था, ये जो सभ्यता हुआ करती थी यह महिला प्रधान थी। दूसरी बात, जब महिला प्रधान थी तो महिलाओं को नीचा समझने का रिवाज तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं इनकी दोनों की बात करूं तो किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं मिलता, महिला पुरुष मिलकर के ही सारे कार्य को संभवतः किया करते थे, महिला प्रधान संस्था थी। वेशभूषा की बात अगर मैं करूं आपसे, तो वेशभूषा जो थी वो पुरुष और महिला दोनों ही गहने पहनते थे। पुरुष भी लंबे बाल और दाढ़ी रखा करते थे। मुझे कैसे पता, तो ये बात हमें नजर आती है वहां से मिलने वाली मोहरों या वहां से जो कुछ मूर्तियां मिली है जिनमें लंबे लंबे बाल और दाढ़ी पुरुषों ने रख रखी है, ये इस बात को इंडिकेट करती है। ठीक, और हमने उसके अलावा समाज में जो 4 वर्ग होते हैं, जैसे कि एक जो राज कह लो, राजा कह लो, या वो कह लो जो सत्ताधारी दल है, उसके अलावा व्यापार की कह लें, व्यापारी कह लें, अगर हम लड़ाका की कह लें, या सुरक्षा कर्मियों की कह लें, या हम मजदूरों की कह लें जो कार्य करने वाले, इनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं दिखता। अब आप कहेंगे इस चीज़ की जानकारी कैसे मिलती है? जी बिल्कुल, जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ मकान ऐसे मिले हैं जो बड़े हैं, सुसज्जित नजर आते हैं, उसके बराबर में कुछ मकान छोटे और उसके हिसाब से इतने बड़े मजबूत नहीं नजर आते, जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि 2 गरीब और अमीर लोग आपस में रह रहे होंगे साथ साथ। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक प्रकार से कोई विभेद नहीं नजर आता है हम लोगों को। ये इसकी सामाजिक व्यवस्था थी। वेशभूषा मैंने आपको बता दी। अगर मैं बात करूं खान पीन की, तो संभवतः ये जो लोग थे ये नगरीय सभ्यता थी, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो नगर होता है वहां ज्यादा कृषि नहीं होती, खेतों में जो चीजें पैदा होती हैं वो यहां तक पहुंचा करती थी। आसपास में रहने वाले जो गांव रहे होंगे छोटे छोटे, वहां से यहां पर पहुंचा करती थी चीजें। तो चलिए इस चीज को हम और आर्थिक में देखने का कार्य करेंगे, वहां अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, व्यवस्था कैसी थी यहाँ?
जैसा कि मैंने बताया अमीर गरीब, अमीर मतलब अमीर कहाँ से रहे होंगे, ये बात सोचने की बात है। तो पहले आप समझिए ये थी नगरीय सभ्यता, और नगर के कुछ लक्षण होते हैं, ये बात आप भली भांति सभी लोग समझते भी हो। गांव और नगरों में क्या फर्क होता है, वहां के जो आय के साधन हैं उनमें किस तरीके का फर्क होता है। गांव में जो आय के साधन होते हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं, खासकर प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, दूध का रहा, डेयरी का रहा, और आपके कृषि की चीजें रही। जबकि नगरों में देखते हो वहां पर आपको कई सारी चीजें अलग मिलेंगी, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र मिल जाएंगे। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी तो पैसा कहां से जनरेट होता था, तो कृषि के जो प्रोडक्ट थे वो तो आते थे नगरों से, वहां से गांव से, जो जहां पर पैदावार होती थी। ये लोग पहला तो व्यापार करते, पहला तो उत्पादन करते थे, ऐसे याद रखिए, पहला तो ये लोग करते थे उत्पादन। उत्पादन किन चीजों का करते थे, तो ये उसका जो आपके सजने संवरने की जो चीजें होती है आपकी, जैसे कि आपके मन के मालाएं, हाथी के दांतों के कुछ प्रोडक्ट्स, उत्पाद, और आपके लिपस्टिक के कारखाने हमें मिलते हैं कालीबंगा के अंदर। तो बहुत सारी चीजें जो बनाई जा सकती हैं, यानी व्यापार करने के जो काबिल चीजें होती हैं, जिनको पसंद लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो यानी पहनने के प्रोडक्ट, मैं यूज कर लेता हूँ वर्ड पहनने के, इन चीजों का उत्पादन करते थे। ऑब्वियसली कपड़ों का उत्पादन भी करते रहे होंगे ये लोग, कपड़ों का उत्पादन करते थे। और अगर मैं आपको अभी एक और चीज बताने वाला हूं कि इनका जो व्यापार होता था वो कहां से किस तरीके से होता था, तो वहां पर और देखने को मिलेगा। बाकी उत्पादन ये लोग करते थे, अपनी जीवनचर्या जो थी उसके हिसाब से ठीक ठाक उत्पादन करते थे। फिर उन प्रोडक्ट्स का ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार कहां करते थे, एक तो आपस के नगरों में व्यापार, आंतरिक व्यापार, दूसरा विदेशों को व्यापार। अब कहोगे आप जी विदेश कहां से आ गया उस समय, विदेश मेरे कहने का मतलब है उस समय की जो अन्य सभ्यताएं हैं वहां तक व्यापार करते थे। अगर मैं भारत की बात करूं तो इस तरीके से भारत, यहां गुजरात जो है, गुजरात में एक नगर था जिसका नाम था लोथल। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में गए थे, जिसको आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं अगर मैं सही बात कर रहा हूं तो, उसमें जाकर जब प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी तो उन्होंने इस बात को भी अपने चर्चा में कहा था दैट वी हैव द एंशिएंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, यानी हमारे पास में विश्व के सबसे प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। कौन सा था वो जी, वो लोथल था। यानी हम लोग आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भी समुद्र से व्यापार करना जानते थे। तो लोथल से व्यापार हुआ करता था, कहां के लिए, तो दो सभ्यता पीछे थी, एक तो मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र और मेसोपोटामिया। अच्छा, एक सभ्यता और थी जो इधर पड़ती थी हुआंगो नदी के किनारे, जिसका नाम था चीन की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे। और मेसोपोटामिया की जो ईरान और इराक वाला हिस्सा है, ठीक, उसको वो दो नदियां थी, एक को बोलते थे फरात, एक को बोलते थे दजला। आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे। चीन की हुआंगो नदी के किनारे, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, और भारत की सिंधु नदी के किनारे। तो ये लोथल बंदरगाह का प्रयोग करके मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ में व्यापार होता था। बाकी थल से भी व्यापार होता था। वो जो पीछे का जो मैंने आपको बताया था सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु जो था सुतका गेंडोर, वो लास्ट चौकी हुआ करती थी, वहां से पीछे व्यापार ही होता था। ठीक, लेकिन चाइना के साथ में हमारा डायरेक्ट व्यापार नहीं था। उसके पीछे कारण है हिमालय पर्वतमाला का। लेकिन चीन से व्यापार मिस्र मेसोपोटामिया जरूर होता था। तो भारत को जो चीन के प्रोडक्ट थे वो मिलते थे मिस्र और मेसोपोटामिया के बाजारों में, और चीन को प्रोडक्ट भारत के भी यही मिलते थे। तो यहीं से इन दोनों देश सभ्यताओं के प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान हुआ करता था। जैसे कि नीले मन का मिला है लोथल से, तो वो ऑब्वियसली चीन का ही है, जैसा कि इतिहासकार हमें बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके व्यापार का तरीका था। तो इनसे इस अर्थव्यवस्था की आर्थिक ताकत थी मुख्यतः, अगर मैं इस बात को कहूं तो। अगर हम बात करें इसके सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन की, तो हमें पहली बात यहां से किसी खास देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली। हमें यहां से मूर्ति मिली एक, जिसको मातृ देवी कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम लोग
कई बार ये आशंका लगाते हैं कि ये जो है मातृ सत्तात्मक जो है यहाँ का समास था। ठीक, तो एक तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, दूसरा हमें मिली है एक दूसरी जो हमें चीज मिली है उसका नाम है पशुपतिनाथ, पशुपति कह सकते हैं हम लोग, पशुपति की हमें मूर्ति मिली है। बाकी एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके पेट से पौधा निकल रहा है, पेट से पौधा, यानी ये दर्शाया गया है कि पेट पौधा कितना, मतलब लिंक उनका दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ से हमें जो मानव के प्रजनन तंत्र हैं, मानव के जो प्रजनन तंत्र होते हैं, लिंग और योनि यानी पेनिस और विजाइना, इनके भी हमें मतलब इनके हमें वो मिले हैं, पत्थर के मूर्तियां मिली हैं इनकी। तो हम कह सकते हैं ये लोग थोड़ा प्रकृति प्रेमी ज़्यादा नज़र आते हैं। पशुपतिनाथ जानवर है, मातृ देवी वो है, पेट से पौधा है, मानव प्रजनन तंत्र है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति को ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं पूजा पाठ के मामले में। कोई हमें देवी देवता प्रकार की चीज़ यहाँ पर नहीं नज़र आती है। तो ये इसका लगभग धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन जैसा हमें यहाँ पर दिखता है। ठीक, ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का कार्य किया है। और इसके अलावा कुछ डिटेल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दर्शा रहा हूँ। आप लोग इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए टिन कहाँ से आ रहा है, सोना चांदी कहाँ से आ रहा है, जड़ी बूटियाँ कहाँ से आ रही हैं। इस लिस्ट को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको ढंग से समझ लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। इसमें इंपोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनसे सवाल पूछा जाता रहा है। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट और दे रहा हूं, ये रही आपके सामने। इस लिस्ट के अंदर आपको बताया गया है कि कहां किस स्थान से कौन सी चीज प्राप्त हुई है। जैसे पेपर में हमेशा ये बात पूछी जाती है कि भाई बंदरगाह कौन सा था, तो मैंने आपको बता दिया लोथल था। ये भी पूछा जाता है लोथल कहाँ पड़ता था, तो लोथल गुजरात में पड़ता था। दूसरी चीज के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो मान लीजिए जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, लिपस्टिक बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, स्वास्थ्य का निशान कहाँ से मिला है। और यहाँ पर घोड़े नहीं पाए जाते थे इस सभ्यता के अंदर, तो घोड़े के जो दांत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। ठीक, तो ये जो इंपोर्टेंट चीज है जो आपको मिल रही है यहाँ। और जैसे अन्नागार कहाँ से मिला है, इस लिस्ट में आपको ये इस लिस्ट में आपको ये रिवाइज करना है, बार बार इसको नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसको जगह दीजिए। आप लोग इसके साथ साथ में पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी एक बार नज़र जरूर मारेंगे, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि इस टॉपिक को हमें किस नज़रिए के साथ में पढ़ना है, तभी आपकी ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चूंकि मैं वीडियोस को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैंने जानबूझ के लिस्ट आपको दिखा दी है कि आप इसमें से देख लीजिए। नहीं तो इन सारे स्थानों पर चर्चा करने के लिए कम से कम 1 घंटे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बड़ी ईमानदारी के साथ में लिखेंगे और समय समय पर रिवाइज करेंगे। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा वैदिक काल। तो इट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज रिवाइज इट टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच।